कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, क्योंकि जो मुख्य सचिव उन्होंने अपनी बेटी की कंपनी को तकरीबन 850 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाने का एक तरीके से काम किया है। जो केंद्र सरकार की तरफ से रखे गए हैं वो इस तरह के गबन घोटाले को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। इसीलिए उन्होंने तुरंत उनको सस्पेंड करने के लिए सिफारिश की है, सस्पेंड करने की बात कही है। कहीं जो अधिकारी जो केंद्र सरकार की तरफ से रखे गए हैं वो इस तरह के गबन घोटाले को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। इसीलिए उन्होंने तुरंत उनको सस्पेंड करने के लिए सिफारिश की है, सस्पेंड करने की बात कही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इसके ऊपर किस तरह से बीजेपी का रुख सामने आता है, किस तरह से एलजी का रुख सामने आता है और किस तरह से इसके ऊपर ईडी सीबीआई क्या जांच करती हुई नजर आती है। तो नमस्कार, मैं नाज़मीन, आप देख रहे हैं चुनावी अखाड़ा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से दिल्ली सरकार और प्रशासन आमने सामने दिखाई दिया जा रहा है, जहां अभी तक दिल्ली सरकार पर घोटाले के कई बड़े आरोप लगाए गए। शराब घोटाले के तहत आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी पार्टी बनाया गया। शराब घोटाले के तहत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को जेल में डाला गया, जिसमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह का जिक्र किया जाता है। वही अब आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के अधीन मुख्य सचिव के खिलाफ बड़े आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर मुख्य सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ये आरोप द्वारका एक्सप्रेसवे अधिग्रहण के मामले में देखे जाते हैं, जहां जमीन को लेकर मुआवजा बढ़ाया जा रहा है, जहां एक्सप्रेसवे को लेकर मुआवजा बढ़ाया जा रहा है और सीधा सीधा फायदा मुख्य सचिव के बेटे की कंपनी को होता हुआ यहां पर नजर आया। दरअसल आपको ये बता दें कि यहाँ पर 1 किलोमीटर जो एक्सप्रेसवे ज़मीन बताई जा रही थी, सड़क बताई जा रही थी, वो 18 करोड़ में यहाँ पर तय होती है। लगभग की 18 करोड़ रुपए की लागत लगेगी, लेकिन बाद में इसकी कीमत बढ़ा दी जाती है। यहाँ पर 18 करोड़ की मंजूरी तो मिलती है, लेकिन बाद में 1 किलोमीटर सड़क बनाने में लागत 251 करोड़ रुपए बताए जाते हैं कि ये लगेंगे। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि धीरे धीरे जब दिल्ली के यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त होते हैं नरेश कुमार, तो सीधे सीधे तौर पर यहाँ पर ये लागत बढ़ने लग जाती है। यहाँ पर कंपनी को फायदा पहुँचाया जाता है। नरेश कुमार की बेटे की कंपनी होती है। यहाँ पर ये लागत जो 251 बताई जाती है वो 315 करोड़ रुपए बढ़ जाती है। यहाँ पर सिर्फ 315 करोड़ ही नहीं, बल्कि यहाँ पर नरेश कुमार जब 2022 में मुख्य सचिव बनते हैं तो 40 दिन बाद हेमंत कुमार जो साउथ वेस्ट जिले के डीएम हैं, पद संभालते थे, जो अब यहाँ पर सस्पेंड कर दिए गए हैं, तो यहाँ पर उनको कहकर इसका मुआवजा बढ़ाया गया था, जिसका मुआवजा आप देखिए 19 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा 41 करोड़ से बढ़ाकर 353 करोड़ रुपए का आदेश दिया गया था। ये यहाँ पर जमीन का मुआवजा बढ़ा दिया जाता है और जिसके बाद यहाँ पर ये जमीन आगे बढ़ती जाती है, इसका मुआवजा बढ़ता जाता है और यहाँ पर फायदा सीधे सीधे तौर पर नरेश कुमार के बेटे की कंपनी को होता है। और जो फायदा होता है उसके बाद भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं कि नरेश कुमार ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, उन्होंने अपनी बेटी की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए सारी चीजें यहां पर की हैं और मामला 2015 से चलता है और यहां पर 2023 तक पहुंच जाता है। अब जो आम आदमी पार्टी में विजिलेंस मंत्री है आतिशी मार्लेना, वो यहां पर एक रिपोर्ट तैयार करती हैं। 650 पन्ने की रिपोर्ट होती है जो अरविंद केजरीवाल को सौंपी जाती है, जिसमें यह कहा जाता है कि सीधे सीधे तौर पर मुख्य सचिव भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। यहाँ पर भ्रष्टाचार का पूरा मामला देखने को मिलता है और उसके बाद ये रिपोर्ट आगे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास पहुंचाते हैं और ये कहते हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। 650 पन्ने की प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी जाती है और सीधे सीधे तौर पर आपको बता दें कि चीफ सेक्रेटरी ने अपने बेटे को लेकर जो मुआवजा तय किया जा रहा है 850 करोड़ का नाजायज फायदा पहुंचाया जाता है। तो जो अभी तक केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही थी कि यहाँ पर भ्रष्टाचार में लिप्त है, 200 करोड़ का जिक्र कर लिया जाता है, 100 करोड़ का जिक्र कर लिया जाता है, शराब घोटाले में 82 लाख रुपए का जिक्र कर लिया जाता है, उस मामले में तुरंत सरकारी एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं, केंद्र सरकार के कहने पर जांच शुरू हो जाती है, लेकिन अभी तक मुख्य सचिव के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और आज ही अरविंद केजरीवाल ने एलजी को रिपोर्ट सौंप दिया और ये कहा है कि इन्हें अपने पद से जल्दी सस्पेंड किया जाए। तो इससे जुड़े हुए तमाम सवाल हमारे जहन में आते हैं और न्यूज़ रूम में इन सवालों को खंगालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अमन सर हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
सर, जिस तरीके से संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के खिलाफ तुरंत कार्यवाही हो जाती है, भ्रष्टाचार के मामले देखे जाते हैं, लेकिन यही मुख्य सचिव के खिलाफ जब आम आदमी पार्टी यहां पर रिपोर्ट भेजती है, उसके बाद पता चलता है कि वाकई ये घोटाला है। 2015 से लेकर 2023 आ जाते हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं दिखाई दिया गया। तो सीधे सीधे तौर पर ये एक भ्रष्टाचार का मामला जुड़ जाता है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली के जो सचिव मुख्य सचिव हैं वो तो यही बात कह रहे हैं नरेश कुमार की मेरे खिलाफ जो बदले की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि मैंने शराब घोटाला ऐसे तमाम सारे घोटाले जो हैं अरविंद केजरीवाल सरकार के एक्सपोज किए, उसी का बदला मुझसे सरकार ले। लेकिन अगर हम पूरे मामले पे गौर करें तो 15-16 का ये मामला नज़र आता है। उसमें जिस तरह से जो द्वारिका एक्सप्रेसवे है उसको बनाने की बात की जाती है और उसके लिए ज़मीन अधिग्रहण की जाती है। ज़मीन का जो दाम है उस समय के हिसाब से 41 करोड़ के आसपास होता है, लेकिन जैसे ही साल बीतते हैं वो जो है तकरीबन 253 करोड़ के आसपास पहुँच जाता है। तो ये अपने आप में हैरान करने वाला मामला भी बनता है। इसके अलावा जो सड़क की बात की गई थी वो भी तकरीबन अगर आप देखें तो सड़क की जो 1 किलोमीटर की अगर बनाने की आप कीमत है, उसका जो दाम है उसकी बात करें तो 18 करोड़ रुपए इसको मंजूरी मिलती है, लेकिन ये भी बढ़ते बढ़ते 251 करोड़ के आसपास आ जाता है। सोचिए किस तरह से ये जो खेल है पूरा वो चल रहा था। वहीं जब इसके ऊपर बात होती है तो ये कहा जाता है कि भाई पहले ये कृषि वाली ज़मीन थी इसलिए दाम कम थे, फिर रिहाइश वाली ज़मीन थी इसलिए दाम बढ़ गए। मतलब पेचीदा बनाकर इस मामले को कहीं ना कहीं रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से पूरा मामला उभरा है, उसके बाद जिस तरह से अब 650 पन्नों की जो एक तरीके की रिपोर्ट अब दी है आतिशी ने केजरीवाल को, उसके बाद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं, उन्होंने एलजी को कहा है कि भाई तुरंत नरेश कुमार को आप सस्पेंड करिए और जो पूरा का पूरा मामला है उसके ऊपर पैनी निगाह इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। क्योंकि जो मुख्य सचिव है उन्होंने अपनी बेटी की कंपनी को तकरीबन 850 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाने का एक तरीके से काम किया है या काम करने का प्रयास किया है। तो ये मामला बेहद गंभीर है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अब नरेश कुमार का इसमें जो बयान आया वो तो साफ कह रहे हैं कि भाई मुझे ये फंसाने की कोशिश हो रही है, बदला लेने की कोशिश हो रही है और तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल वो इस पर बात नहीं कर रहे कैसे ये जो मुआवजे की रकम है वो 41 करोड़ से बढ़कर 300 प्लस करोड़ हो जाती है और जो सड़क बनने की जो कीमत है वो 1 करोड़ से बढ़कर 251 करोड़ हो जाती है। इसके ऊपर वो बात नहीं कर रहे। लेकिन फिलहाल अगर पूरे मामले को देखें तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला नज़र आ रहा है। सर, भ्रष्टाचार का तो मामला नजर आ रहा है, लेकिन उपराज्यपाल की बात करें और दिल्ली सरकार की बात करें तो कभी आपस में बनी ही नहीं है। इनके जितने भी उपराज्यपाल आए अरविंद केजरीवाल से नाराजगी साफ तौर पर नजर आई है। तो अभी वी के सक्सेना ये उपराज्यपाल के पद पर हैं, तो क्या वाकई लगता है कि यहाँ पर जांच के आदेश दे दिए जाएंगे? भ्रष्टाचार के मामले में कोई बड़ा कदम यहाँ पर मुख्य सचिव के खिलाफ यहाँ पर उपराज्यपाल उठाएंगे? देखिए, एक चीज़ में ये भी नाज़मीन समझने की कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल सरकार के ऊपर तमाम सारे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तमाम सारे गबन घोटाले के आरोप लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई सरकार ने बहुत सारे जो घोटालेबाजी की है, तमाम सारे पैसों का गबन किया है, उसको भी एक तरीके से अपनी छवि को साफ करने का भी कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल सरकार प्रयास कर रही है। क्योंकि वही कह रही है कि भाई अगर कहीं भी भ्रष्टाचार हुआ है तो हम उसके खिलाफ हैं। उन्होंने तुरंत रिपोर्ट जिस तरह से सामने लाए हैं और तुरंत एलजी को दी है। उसके बाद ये कहा है कि भाई इनको सस्पेंड कर दिया जाए क्योंकि इन्होंने 850 करोड़ के आसपास का घोटाला या गबन एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से करने का प्रयास किया है और ये पद पर रहने के लायक नहीं। तो कहीं ना कहीं वो अपनी छवि को भी बेहतर करना चाहते हैं, दिल्ली को बताना चाहते हैं कि आज भी ईमानदार जो केजरीवाल सरकार है वो आज भी ईमानदार है, पूरी तरह से ईमानदारी की राह पे आगे बढ़ रही है। और यही वजह है कि इस तरह से उन्होंने तुरंत जो है मुख्य सचिव को सस्पेंड करने की जो सिफारिश एलजी से कर दी है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस तरह के एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं, इलेक्शन सर पे है और लगातार 2024 का भी जो है इलेक्शन वो भी लगातार नज़दीक आ रहा है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल सरकार ये सोच रही है कि किस तरह से अपने ऊपर लगातार जो इस तरह के शराब घोटाले और ऐसे तमाम सारे जो आरोप हैं उनसे किस तरह से निकला जाए और जनता के अंदर एक बार फिर से अपनी छवि को साफ सुथरा किया जाए। अभी एक और रिपोर्ट ये भी कही गई है, अरविंद केजरीवाल ने कहा है आतिशी को कि आप ये रिपोर्ट सीबीआई और ईडी तक भी पहुंचाइए। अब इस पूरे मामले की गहन तक जांच होनी चाहिए। तो अब इस पूरे मामले में जांच होगी तो क्या लगता है कि केंद्र सरकार भी फंसती हुई नजर आएगी, जो अभी तक आम आदमी पार्टी को फंसा रही थी? एक तरीके से आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि ये सारा सब कुछ केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। तो क्या अब माना जाए मुख्य सचिव के जरिए केंद्र सरकार फंस रही है? देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल पलटवार हुआ है यहाँ पर और कहीं ना कहीं बीजेपी भी सख्ते में ज़रूर आएगी क्योंकि जो पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन है वो जिस तरह से केजरीवाल के हाथों में पूरा नहीं है और एलजी साहब जो उसके पूरे जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से ये पूरा घोटाला सामने आया तो कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार जो है वो ये कहती हुई नजर आएगी आने वाले दिनों में कि देखिए किस तरह से घोटालेबाजी की जा रही है और आरोप हम पे लगाया जा रहा है कि हम ये गबन घोटाले कर रहे हैं। तो ऐसे में यही मुख्य सवाल है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल सरकार है या अरविंद केजरीवाल जो सीएम है दिल्ली के वो कोई बड़ा ज़रूर उसके ऊपर ऐलान करते हुए
नजर आएंगे, फैसला करते हुए नजर आएंगे कि उनकी सरकार को बदनाम किया जा रहा है। वहीं जो अधिकारी जो केंद्र सरकार की तरफ से रखे गए हैं वो इस तरह के गबन घोटाले को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। इसीलिए उन्होंने तुरंत उनको सस्पेंड करने के लिए सिफारिश की है, सस्पेंड करने की बात कही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इसके ऊपर किस तरह से बीजेपी का रुख सामने आता है, किस तरह से एलजी का रुख सामने आता है और किस तरह से इसके ऊपर ईडी सीबीआई क्या जांच करती हुई नजर आती है। तो कई पहलू अब इस पूरे मामले के नजर आ रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार के जो फैसला है उस पर भी सवाल खड़ा होता हुआ नजर जरूर आएगा। यहाँ पर नरेश कुमार ने ये कहा था कि जो साउथ वेस्ट के डीएम हैं उनके खिलाफ तो हमने पहले से ही जांच कर दी थी और जांच तो सीबीआई जांच चल रही थी और इसी वजह से वो सस्पेंड भी हुए थे। लेकिन क्या यहाँ पर वो अपने बेटे को बचाने के लिए कर रहे थे ये काम कि हम सारा मामला हेमंत पे डाल देंगे तो उनके बेटे यहाँ पर बच जाएंगे? क्या ये कोशिश नरेश कुमार ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि आम आदमी पार्टी पर तो उन्होंने आरोप लगा दिया कि मैं मुख्य सचिव हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर शराब घोटाले को लेकर खुलासा किया, मैंने अरविंद केजरीवाल के जो रेनोवेशन का काम था उनके घर को लेकर उन्होंने ही इस मुद्दे को उठाया था। अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी उस चीज़ का बदला ले रही है जैसे आपने कहा, लेकिन क्या वाकई ये माना जाए कि अपने बेटे को बचाने के लिए अब हेमंत का नाम आगे करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जो साउथ वेस्ट जिला है इसमें इससे पहले भी 3 डीएम थे, वो इस बात को मना कर चुके थे कि मुआवजे की रकम बढ़ाई जाए, मुआवजा इस तरह से जो है करोड़ों के हिसाब से बढ़ा दिया जाए, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद हेमंत कुमार की उसमें एंट्री होती है और 40 दिन के अंदर जो है ये जो मुआवजे की रकम है, ये सोचिए आपकी कहाँ हम 41 करोड़ की बात करें 253 करोड़ पे 353 करोड़ पे पहुंच जाती है। तो अपने आप पे ये सवाल तो खड़े करता ही है, क्योंकि देखिए आपकी अगर नियत में कोई खोट नहीं होता तो आप इस तरह से जो है डीएम के तबादले करके एक और डीएम की वहाँ नियुक्ति करके आप इस तरह से उसका जो है कीमत को नहीं बढ़वाते। जबकि अगर देखा जाए तो हेमंत कुमार भी सस्पेंड हैं इस पूरे मामले को लेकर। तो ये ये कहना कि मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, मेरी कोई भूमिका नहीं है, इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आप मुख्य सचिव जब बने उसके 40 दिन के अंदर में इतना बड़ा फैसला कर लिया गया। तो मेरे ख्याल से सवाल तो आपके ऊपर हैं ही, लेकिन ये कहना कि मुझसे बदला लिया जा रहा है, देखिए फिर वही बात आती है कि चाहे ईडी और सीबीआई किसी और संस्था की बात करें कि बड़ा आसान होता है उसके ऊपर सवाल खड़े कर देना। लेकिन अगर उनके पास सबूत होंगे तो आप बच नहीं सकते, और अगर उनके पास सबूत नहीं है तो आपको कोई जेल के अंदर सलाखों के पीछे नहीं रख सकता बहुत समय के अंदर। लेकिन फिलहाल इस पूरे के पूरे मामलों को देखें तो कहीं ना कहीं ये पूरा करप्शन से लिप्त मामला नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से मुआवजे की रकम को कितने गुना 9 गुना देखिए बढ़ा दी गई, और अपने आप में ये हैरान करने वाला मामला है। ज़रूर इसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई होने वाली है। फिलहाल देखना होगा कि एलजी इसके ऊपर क्या फैसला करते हैं। वहीं जो दिल्ली सरकार है अब वो किस तरह की बातें करते हैं उस पर नजर आती है, क्योंकि अब तक बहुत सहा है उसने, लेकिन अब उसको कहने का मौका मिला है तो मेरे ख्याल से वो अपनी सारी भड़ास कहीं ना कहीं निकालते हुए अब मेरे ख्याल से नजर आने वाले। एक आखिरी सवाल रहेगा कि ये कहा जा रहा है कि जो मुख्य सचिव नरेश कुमार हैं वो उनका तो समय हो चुका है, उनके पद छोड़ने की बारी आ चुकी है। यहाँ पर सस्पेंड करने की आम आदमी पार्टी लगातार मांग कर रही है, एलजी को ये यहाँ पर रिपोर्ट भी सौंपी जाती है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि समय पूरा हो चुका है, अब तो वो खुद ही अपने पद से हट ही जाएंगे। तो यहाँ पर पद से हटाने की बात क्यों की जा रही है? देखिए, पद से हटे या पद पर रहें उसका कोई बहुत बड़ी बात मैं नहीं समझता कि उसमें कुछ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने पॉलिसी के साथ में उसके खिलाफ जाकर जो काम किया है वो वाकई बहुत गलत है। और इतने करोड़ रुपए का घोटाला उनकी नज़र में अगर हुआ है तो अपने आप में ये सवाल खड़े करता है कि जो जिस तरह से दिल्ली के ऊपर जो अधिकारी बैठे हुए हैं, क्या उनकी मंशा भी यही है कि किस तरह लूट खसोट की जाए, किस तरह से जो दिल्ली का कह सकते हैं जो भी विकास का कार्य है उसको इतना बड़ा चढ़ा कर पेश कर दो कि वो जो उसकी कीमत है वो 9 गुना तक बढ़ जाए। अपने आप में ये हैरान करने वाला मामला है। और देखिए अभी इस पर क्या कुछ होता है ये तो खैर आने वाले दिनों में देखने वाली बात होने वाली है, लेकिन जो रिपोर्ट दिल्ली सरकार ने दी है उसमें जिस तरह के खुलासे उन्होंने किए कि 850 करोड़ का ये सीधा घोटाले का मामला है, तो ऐसे में बड़ा सवाल बन जाता है, बड़ा एक मामला बन जाता है। अब देखना, मैं यही कह रहा हूँ कि दिलचस्प होने वाला है कि एलजी इसमें क्या कहने वाले हैं, क्योंकि उनकी भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि बिल्कुल अमन सर ने कहा कि ये देखने वाली बात होगी कि अब उपराज्यपाल इस पर क्या एक्शन लेते हुए नजर आते, क्योंकि सीधे सीधे तौर पर 850 करोड़ रुपए का घोटाला साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब यहाँ पर अब आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार इस मुद्दे को भुनाती हुई नजर आ रही है। अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले के तहत क्या अब ईडी सीबीआई के जरिए जांच होती हुई नजर आएगी, क्या उपराज्यपाल कोई एक्शन यहाँ पर लेते हुए नजर आएंगे। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय बनती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।